इतिहास गवाह है कि इंसान ने जब भी कुदरत और विज्ञान के नियमों को चुनौती देने की कोशिश की है, उसका अंजाम खौफनाक हुआ है। हम सभी टाइटैनिक के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे एक बर्फ की चट्टान ने दुनिया के सबसे बड़े जहाज को डुबो दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के ठीक 3 साल बाद अमेरिका के एक बंदरगाह पर एक ऐसी घटना घटी थी जो टाइटैनिक से भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा रहस्यमयी थी। टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। लोगों के पास सोचने का, प्रार्थना करने का और कुछ हद तक भागने का वक्त था। लेकिन जिस जहाज की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे पलटने में, उसे हजारों जिंदगियों को निगलने में सिर्फ और सिर्फ 72 सेकंड लगे। जी हाँ, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा। हैरानी की बात यह है कि ये जहाज किसी गहरे समंदर में नहीं डूबा, किसी तूफान से नहीं टकराया और न ही किसी चट्टान ने इसका सीना चीरा। ये जहाज किनारे से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर खड़ा था। पानी इतना उथला था कि अगर कोई खड़ा हो जाता तो उसका सिर पानी से बाहर होता। लेकिन फिर भी 844 लोग मारे गए। ये कहानी है SS ईस्टलैंड की, जिसे इतिहास के पन्नों में मौत का जहाज कहा गया। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है लालच की, लापरवाही की और एक ऐसी बदकिस्मती की जो हजारों हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर गई। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास के उस काले अध्याय को फिर से खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया ने भुला दिया है। इस कहानी की शुरुआत उस काले दिन से नहीं, बल्कि उससे कई साल पहले 1903 में होती है, जब मिशिगन स्टीमशिप कंपनी ने एक जहाज बनाने का फैसला किया। उनका सपना था एक ऐसा जहाज बनाना जो सबसे तेज हो, जो सबसे ज्यादा यात्रियों को ले जा सके और जो देखने में इतना शानदार हो कि लोग उसे देखते ही रह जाएं। और इसी सपने का नाम था SS ईस्टलैंड। जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ तो ये वाकई खूबसूरत था। सफेद रंग का विशाल लोहे का शरीर, 2 बड़ी चिमनियां और लग्जरी की हर सुविधा। इसे क्वीन ऑफ द लेक्स कहा गया। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग खामी छिपी थी, जिसे बनाने वालों ने नजरअंदाज कर दिया था। ईस्टलैंड को स्पीड के लिए डिजाइन किया गया था। इसे तेज बनाने के लिए इसे लंबा और पतला बनाया गया था। लेकिन इसमें एक गंभीर समस्या थी। ये टॉप हैवी था, यानी इसका ऊपरी हिस्सा इसके निचले हिस्से के मुकाबले ज्यादा भारी था। इसका ड्राफ्ट यानी पानी के नीचे रहने वाला हिस्सा कम गहरा था। आसान शब्दों में कहें तो ये जहाज पानी पर तैरने वाली एक रबर की बतख जैसा था, जो जरा सा धक्का लगने पर पलट सकती थी। लॉन्च के समय से ही इसमें समस्याएं दिखने लगी थीं। जब इसे पहली बार पानी में उतारा गया तो ये इतना डगमगाया कि लोग डर गए। क्रू मेंबर्स इसे द क्रैंकी शिप यानी चिड़चिड़ा जहाज कहने लगे थे। ये जहाज कभी सीधा नहीं चलता था, ये हमेशा एक तरफ झुक कर चलता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब यात्री एक तरफ जाकर नजारा देखने लगते तो जहाज खतरनाक तरीके से झुक जाता था। लेकिन हर बार किस्मत ने साथ दिया और जहाज बच गया। मालिकों को पता था कि ये जहाज खतरनाक है, लेकिन मुनाफा कमाने की भूख ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। फिर साल आया 1912, जब टाइटैनिक डूबा। पूरी दुनिया सदमे में थी। टाइटैनिक हादसे का सबसे बड़ा कारण था लाइफ बोट्स की कमी। अगर टाइटैनिक पर पर्याप्त नावें होती तो शायद इतने लोग नहीं मरते। इस हादसे के बाद अमेरिकी सरकार जागी और 1915 में एक नया कानून बनाया गया, सीमैन्स एक्ट। इस कानून के मुताबिक हर जहाज पर इतने लाइफ बोट्स होने चाहिए कि हर यात्री उसमें बैठ सके। सुनने में ये एक बेहतरीन फैसला लगता है ना? सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम। लेकिन यही कानून SS ईस्टलैंड के लिए मौत का फरमान बन गया। ईस्टलैंड पहले से ही टॉप हैवी था, वो अस्थिर था और अब इस नए कानून को मानने के लिए ईस्टलैंड के मालिकों ने जहाज के सबसे ऊपरी डेक पर 11 भारी भरकम लाइफ बोट्स और 37 लाइफ राफ्ट्स लाद दिए। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा तराजू जिसका पल्लड़ा पहले से ही एक तरफ झुका हुआ है और आपने उसके ऊपर कई टन वजन और रख दिया। ये सुरक्षा नहीं थी, ये आत्महत्या की तैयारी थी। जहाज के कैप्टन हैरी पेडरसन और चीफ इंजीनियर जोसेफ एरिक्सन जानते थे कि ये खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा हमें कानून का पालन करना है, वरना लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और इस तरह एक सुरक्षा नियम ने ही खतरे को 100 गुना बढ़ा दिया। अब हम आते हैं उस मनहूस तारीख पर
24 जुलाई 1915, शिकागो शहर। उस दिन मौसम थोड़ा बादल वाला था, हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। ये दिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन था। कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक भव्य पिकनिक का आयोजन किया था। ये पिकनिक मिशिगन झील के पार एक खूबसूरत पार्क में होने वाला था। टिकट की कीमत सिर्फ 75 सेंट थी और बच्चों के लिए ये मुफ्त था। उस जमाने में फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ऐसी छुट्टी और ऐसा सफर किसी सपने से कम नहीं था, इसलिए सब अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर आए थे। मर्द सूट बूट में थे, महिलाएं लंबी गाउन और हैट में थी और बच्चे अपनी छोटी छोटी निकर और फ्रॉक में थे। किसी के हाथ में पिकनिक की टोकरी थी तो किसी के हाथ में गिटार। सुबह के 6:30 बजे से ही लोग जहाज पर चढ़ने लगे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। आधिकारिक तौर पर जहाज की क्षमता 2500 लोगों की थी और कंपनी ने पूरी 2500 टिकटें बेची थी। जैसे जैसे लोग जहाज पर चढ़ रहे थे, जहाज का संतुलन बिगड़ रहा था। कभी ये दाईं ओर झुकता तो कभी बाईं ओर। इंजीनियर एरिक्सन नीचे इंजन रूम में परेशान थे। वे जहाज को सीधा करने के लिए बैलास्ट टैंक यानी पानी की टंकियों को भर रहे थे और खाली कर रहे थे। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे जहाज का वजन संतुलित किया जाता है, लेकिन ईस्टलैंड के टैंक बहुत पुराने ढंग के थे। उन्हें भरने और खाली करने में बहुत समय लगता था। सुबह के 7:10 बजे जहाज पूरी तरह भर चुका था। 2572 यात्री और 70 से ज्यादा क्रू मेंबर्स जहाज पर सवार थे। लोग डेक पर खड़े होकर नीचे अपने रिश्तेदारों को हाथ हिला रहे थे। बैंड संगीत बजा रहा था। माहौल में हंसी मजाक और खुशी थी। लेकिन तभी जहाज एक बार फिर झुका। इस बार ये बाईं ओर यानी डॉक से दूर वाली तरफ झुका। ये झुकाव सामान्य नहीं था, ये थोड़ा ज्यादा था। क्रू ने चिल्लाकर लोगों को दाईं ओर जाने के लिए कहा ताकि वजन बराबर हो सके, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और कोई उनकी बात सुन नहीं पाया। नीचे इंजन रूम में इंजीनियर ने टैंक नंबर 2 और 3 को भरने का आदेश दिया, लेकिन जहाज सीधा नहीं हो रहा था। 7:20 तक हालात थोड़े अजीब हो गए थे। जहाज इतना झुक गया था कि डेक पर रखा सामान खिसकने लगा था। कुछ लोगों को लगा कि ये मजेदार है, लेकिन अनुभवी नाविकों के माथे पर पसीना आ गया था। जो लोग नीचे के डेक पर थे, लोअर डेक पर, जहां खिड़कियां पानी के स्तर से बहुत ऊपर नहीं थी, उन्हें अब खिड़कियों से आसमान नहीं बल्कि पानी दिख रहा था। फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। किसी ने खतरा महसूस नहीं किया क्योंकि वे अभी भी बंदरगाह पर बंधे हुए थे। जमीन उनसे सिर्फ कुछ फीट दूर थी। उन्हें लगा, अरे हम तो किनारे पर हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक 7:28 अचानक एक जोरदार आवाज आई। ये आवाज थी जहाज के अंदर रखे फर्नीचर, पियानो और फ्रिज के अपनी जगह से उखड़कर एक तरफ फिसलने की, और इसी के साथ जहाज ने अपना संतुलन पूरी तरह खो दिया। वो धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके के साथ बाईं ओर पलटने लगा। जो लोग डेक पर खड़े थे वे फिसलकर रेलिंग से टकराए और सीधे ठंडे गंदे नदी के पानी में जा गिरे। कल्पना कीजिए उस मंजर की। हजारों लोग एक साथ फिसल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। जो लोग रेलिंग के पास थे वे पानी के नीचे दब गए और उनके ऊपर सैकड़ों और लोग आ गिरे। लेकिन असली नर्क तो जहाज के अंदर था। नीचे के डेक पर सैकड़ों महिलाएं और बच्चे थे जो धूप और बारिश से बचने के लिए अंदर बैठे थे। जैसे ही जहाज पलटा, वहां रखा भारी फर्नीचर, कुर्सियां, मेजें और एक भारी पियानो हवा में उड़ते हुए लोगों के ऊपर आ गिरा। और फिर आया पानी। शिकागो नदी का गंदा तेल से सना पानी खिड़कियों और दरवाजों से तूफानी रफ्तार से अंदर घुसा। अंदर फंसे लोगों को संभलने का, चीखने का भी मौका नहीं मिला। रोशनी चली गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पानी और दबने की आवाजें थीं। एक सेकंड पहले जहां हंसी थी वहां अब सिर्फ मौत का सन्नाटा छाने वाला था। किनारे पर खड़े लोगों ने देखा कि कैसे एक विशाल सफेद जहाज एक मरी हुई वेल की तरह अपनी करवट पर लेट गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जो लोग किनारे पर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे उनके हाथ हवा में ही रह गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। 33,000 टन का वो लोहे का दानव अब पानी में लेटा हुआ था और उसके अंदर हजारों जिंदगियां सांस के लिए तड़प रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वे किनारे से सिर्फ 20 फीट दूर थे, सिर्फ 20 फीट। लेकिन वो 20 फीट की दूरी उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा फासला बन गई थी। SS ईस्टलैंड के पलटते ही शिकागो नदी का रंग बदल गया था। पानी का रंग अब मटमैला नहीं बल्कि इंसानी संघर्ष और खून से लाल होने लगा था।
पानी की सतह पर वो लोग थे जो ऊपर के डेक से गिरे थे। वे तैरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेल और भारी कपड़ों की वजह से डूब रहे थे। उस जमाने के कपड़े आज की तरह हल्के नहीं थे। महिलाओं ने कई परतों वाली भारी स्कर्ट्स और वूलन कपड़े पहने थे। पानी सोखते ही उन कपड़ों का वजन कई किलो बढ़ गया और वे उन्हें पत्थर की तरह नीचे खींचने लगे। जो माताएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए थीं, उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ऊपर उठाया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। इसे इंसानी पुल कहा गया। लोग डूबते हुए लोगों के ऊपर पैर रखकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये क्रूरता नहीं थी, ये जीने की आदिम इच्छा थी। किनारे पर मौजूद लोग और पास के जहाजों के वर्कर्स तुरंत हरकत में आए। जिसके हाथ में जो आया, लकड़ी के तख्ते, रस्सियां, सीढ़ियां, सब पानी में फेंका जाने लगा। पास ही केनोशा नाम का एक जहाज खड़ा था। उसके कैप्टन ने समझदारी दिखाई और अपने जहाज को ईस्टलैंड के पास लगा दिया ताकि लोग उस पर चढ़ सकें। लेकिन असली त्रासदी पानी के ऊपर नहीं, पानी के नीचे जहाज के पेट में हो रही थी। जहाज का आधा हिस्सा पानी के बाहर था और आधा पानी के अंदर। जो लोग स्टारबोर्ड यानी दाईं तरफ, जो हिस्सा ऊपर हवा में था, के कैबिन्स में थे, उनके लिए तो बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन वे लोग जो पोर्ट साइड यानी बाईं तरफ थे, वे पानी में पूरी तरह डूब चुके थे। अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से भी बदतर था। फर्नीचर और सामान दरवाजों के आगे आ गिरा था, जिससे बाहर निकलने के रास्ते ब्लॉक हो गए थे। सीढ़ियां अब दीवारें बन चुकी थीं और दीवारें छत। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। अंधेरे में लोग रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ पानी और लाशें थीं। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी हेलन नाम की एक छोटी बच्ची की। उसे एक छोटी सी हवा की जेब मिल गई थी। वो वहाँ तैर रही थी और उसके चारों तरफ उसके परिवार के लोग थे जो अब जिंदा नहीं थे। वो घंटों तक उस अंधेरे में अपनों की लाशों के बीच मदद का इंतजार करती रही। राहत कर्मी जब जहाज के ऊपरी हिस्से, जो अब साइड में था, पर चढ़े तो उन्होंने अंदर से खटखटाने की आवाजें सुनी। लोगों ने हथौड़ों और गैस कटर से जहाज की लोहे की चादर को काटना शुरू किया। जैसे ही वे लोहे को काटते, अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती। कटर की आग से अंदर का तापमान बढ़ जाता था और चिंगारियां अंदर फंसे लोगों पर गिरती थीं। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। जब उन्होंने पहला छेद किया तो मंजर देखकर बचाव कर्मी उल्टियां करने लगे। एक छोटे से छेद से उन्होंने एक एक करके लोगों को निकालना शुरू किया। कुछ जिंदा थे, लेकिन ज्यादातर मर चुके थे। एक आदमी, जिसे ह्यूमन फ्रॉग यानी इंसानी मेढक कहा गया, उसका असली नाम रेजी बोल्स था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बार बार पानी से भरे जहाज के अंदर गोता लगाया। वो अकेले ही 40 से ज्यादा लाशों को बाहर लाया। उसने बाद में बताया कि पानी के अंदर का दृश्य ऐसा था जिसे वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए थी, जैसे कि वे उन्हें आखिरी नींद सुला रही हों। दोपहर होते होते उम्मीदें खत्म होने लगी। अब जिंदा लोगों को नहीं, बल्कि लाशों को बाहर निकाला जा रहा था। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि शिकागो के सारे मुर्दा घर भर गए। शहर में कफन कम पड़ गए। आखिरकार पास के 2nd रेजिमेंट आर्मरी को, बड़ा सरकारी गोदाम को, एक अस्थायी मुर्दा घर में बदल दिया गया। वहाँ सैकड़ों लाशों को लाइनों में लिटाया गया। ये दृश्य इतिहास के सबसे दर्दनाक दृश्यों में से एक था। अपने ही परिवार के लोगों को पहचानने के लिए हजारों लोग वहाँ लाइन लगाकर खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि वहाँ सिसकियों की आवाज भी गूंज रही थी। कई परिवार ऐसे थे जो पूरी तरह खत्म हो गए थे, माता, पिता और सारे बच्चे। 22 परिवार ऐसे थे जिनका नामो निशान मिट गया था। कुल मिलाकर 844 लोग मारे गए। ये संख्या टाइटैनिक में मरे यात्रियों की संख्या क्रू को छोड़कर से भी ज्यादा थी और इसमें से 70% लोग 25 साल से कम उम्र के थे। ये एक युवा पीढ़ी का अंत था। हादसे के बाद गुस्सा फूटना लाजमी था। जनता जवाब मांग रही थी। जांच शुरू हुई। कैप्टन पेडरसन और चीफ इंजीनियर एरिक्सन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जांच में जो बातें सामने आईं, उन्होंने सबको चौंका दिया। ये हादसा किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि गलतियों की एक पूरी श्रृंखला थी। जहाज के मालिकों ने ज्यादा मुनाफे के लिए सुरक्षा से समझौता किया। सरकार ने बिना सोचे समझे लाइफ बोट का नियम थोप दिया। इंजीनियर ने पानी के टैंक सही समय पर नहीं भरे और सबसे बड़ी बात, जहाज का डिजाइन ही दोषपूर्ण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंत में क्या हुआ? किसी को भी, जी हाँ, किसी को भी इस हादसे के लिए जेल की सजा नहीं हुई।
दशकों तक केस चला, लेकिन अमीरों और ताकतवर लोगों ने कानून के दांवपेच खेलकर खुद को बचा लिया। पीड़ितों के परिवारों को नाम मात्र का मुआवजा मिला। एक जान की कीमत शायद कुछ $100 लगा दी गई थी। SS ईस्टलैंड को बाद में सीधा किया गया, उसे धोया गया, सुधारा गया और उसका नाम बदलकर USS विल्मेट रख दिया गया। उसे अमेरिकी नौसेना ने एक ट्रेनिंग जहाज के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन नाविक कहते थे कि उस जहाज पर कुछ गलत था। कई नाविकों ने दावा किया कि रात के सन्नाटे में उन्हें जहाज के खाली हिस्सों से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने डेक पर पुरानी ड्रेस पहने महिलाओं को चलते देखा, जो देखते ही गायब हो जाती थी। ये सिर्फ जहाज तक सीमित नहीं था। जिस 2nd रेजिमेंट आर्मरी में लाशें रखी गई थी, वहाँ आज ओपरा विनफ्रे का स्टूडियो है या था। वहाँ काम करने वाले गार्ड्स और कर्मचारियों ने भी कई बार अजीबोगरीब साए और आवाजें सुनने की बात कही है। उन्हें द ग्रे लेडी नाम का एक भूत अक्सर दिखाई देता था, मानो उन 844 आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। SS ईस्टलैंड की कहानी हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि नियम और कानून इंसान की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब उन्हें बिना सोचे समझे लागू किया जाता है तो वे जानलेवा भी हो सकते हैं। वो लाइफ बोट्स जो जान बचाने के लिए थीं, वही जान लेने का कारण बन गईं। ये विडंबना ही इस कहानी को इतना खौफनाक बनाती है। आज शिकागो नदी का पानी शांत है, वहाँ अब गगनचुंबी इमारतें हैं, पर्यटक घूमते हैं, लेकिन अगर आप कभी वहाँ जाएं और नदी के किनारे उस जगह पर खड़े हों जहाँ ईस्टलैंड डूबा था, तो शायद आपको हवा में एक भारीपन महसूस होगा, एक ऐसी उदासी जो 100 साल बाद भी वहाँ से नहीं गई है। टाइटैनिक को दुनिया याद रखती है क्योंकि वो शानो शौकत और रोमांस की कहानी थी, लेकिन ईस्टलैंड को दुनिया ने भुला दिया क्योंकि ये गरीब मजदूरों की, आम लोगों की और एक भद्दी मानवीय भूल की कहानी थी। लेकिन हम इसे याद रखेंगे उन 844 लोगों के लिए जो एक पिकनिक मनाने निकले थे लेकिन कभी घर वापस नहीं आए। दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे बदनसीब जहाज की दास्तां। एक ऐसा जहाज जिसने कभी अपना सफर शुरू ही नहीं किया, फिर भी अपनी मंजिल मौत तक पहुंच गया। आपको इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी? क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसी लापरवाही संभव है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इतिहास के इस भूले हुए पन्ने को हर कोई पढ़ सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।